अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपना चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस। ठीक है कि डेटाबेस को जब आप डिज़ाइन करने लगे होते हैं तो किन किन स्टेप्स से आपको गुजरना पड़ता है। ठीक है, सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है इसमें कि डिफाइन द टर्म एनालिसिस, ब्रीफली डिस्कस द फॉलोइंग टर्म्स। एनालिसिस को हमने डिफाइन करना और ये 4-5 टर्म्स हैं जिनको हमने डिफाइन करना है। ठीक है, एनालिसिस क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ स्टडीइंग द एग्जिस्टिंग सिस्टम इज़ नोन एज एनालिसिस। एग्जिस्टिंग सिस्टम यानी कि जो इस टाइम पे जो सिस्टम चल रहा है उसको हम क्या कहते हैं? एनालिसिस। ये सारी छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं जो हम आगे साथ साथ यूज़ करेंगे। ठीक है, अच्छा, एनालिसिस हम किसको कहते हैं? द प्रोसेस ऑफ स्टडीइंग द एग्जिस्टिंग सिस्टम, स्टडीइंग एग्जिस्टिंग सिस्टम। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं कॉलेज का सिस्टम, कॉलेज के लिए मैं डेटाबेस बनाने जा रही हूँ, तो एग्जिस्टिंग सिस्टम क्या होगा कि आप रजिस्टर के ऊपर अटेंडेंस लेते हैं, या जैसे कोई एडमिन का काम है तो वो कंप्यूटर के ऊपर हो जाएगा, या कोई ऑनलाइन काम करना है वो कंप्यूटर के ऊपर हो जाएगा, ऐसा ही होता है ना। तो वो हमारे पास एग्जिस्टिंग सिस्टम यानी कि उस टाइम पे जो सिस्टम चल रहा है उसको हम कहते हैं कि एग्जिस्टिंग सिस्टम है। ठीक है, तो ये हमारे पास एनालिसिस होता है। और ये सारे स्टेप्स जो है ये हमारे पास डेटाबेस बनाने से पहले के हैं, यानी कि आप किसी भी सिस्टम का अगर डेटाबेस बनाने जा रहे हैं तो उससे पहले आपको क्या क्या स्टेप्स परफॉर्म करने पड़ेंगे, ये वो आपको स्टेप्स बताए जा रहे हैं। तो सबसे पहले एनालिसिस है। ठीक है, वो क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ स्टडीइंग द एग्जिस्टिंग सिस्टम, कि आप अपने एग्जिस्टिंग सिस्टम को देखेंगे, अगर उसमें कोई मसला है, उसको कैसे चल रहा है, ठीक है, उसमें कैसे काम उसमें कैसे हो रहा है। ठीक है, ये जैसे आगे लिखा, द बेसिक पर्पज इज टू नो विच एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म्ड इन द करंट सिस्टम, आल्सो डिटरमाइंस व्हाट शुड टेक्स प्लेस इन द न्यू सिस्टम, यानी कि आपको पता चल जाता है कि पुराने सिस्टम में क्या क्या काम हो रहा था, कैसे कैसे हो रहा था। ठीक है, तो एग्जिस्टिंग सिस्टम को जो स्टडी करने का काम होता है वो हमारे पास, उसको हम क्या कहते हैं? एनालिसिस। ठीक है, सेकेंड है हमारे पास फिजिबिलिटी स्टडी। ये पहला तो हो गया एनालिसिस जिसमें आप एग्जिस्टिंग सिस्टम को स्टडी करते हैं। सेकंड है फिजिबिलिटी स्टडी, आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा था, फिजिबिलिटी स्टडी। फिजिबिलिटी स्टडी क्या होती है? इस कॉल्ड प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, ये हमने पीछे भी पढ़ चुके हैं हम। ठीक है, फर्स्ट ईयर में आपने SDLC में पढ़ा था। इट इज़ कंडक्टेड टू इन्वेस्टिगेट द रिक्वायर्ड डेटाबेस सिस्टम। आप क्या करते हैं? अपने डेटाबेस को इन्वेस्टिगेट करते हैं, चेक करते हैं। ठीक है, फिजिबल का मतलब हमने क्या पढ़ा था कि हमारा सिस्टम बनाना पॉसिबल, हमने ये पढ़ा था। फिजिबिलिटी स्टडी में हम ये देखते हैं कि हमारा सिस्टम बनाना फिजिबल भी है या नहीं। फिजिबल का मतलब होता है पॉसिबल। ठीक है, इट डिटरमाइंस वेदर द प्रपोज सिस्टम इज अफोर्डेबल, पॉसिबल एंड एक्सेप्टेबल। आप क्या चेक करेंगे इसमें कि वेदर, यानी कि जो आप नया डेटाबेस बनाने जा रहे हैं, वेदर द प्रपोज सिस्टम, प्रपोज का मतलब है कि जो आप नया सिस्टम बनाने जा रहे हैं, प्रपोज सिस्टम इज, तीन चीज़ें आप चेक करते हैं। अफोर्डेबल, अफोर्डेबल का मतलब है कि उसकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा तो कहीं नहीं आएंगे, आप उसको अफोर्ड ही नहीं कर सकते। पहली चीज़ तो आप ये चेक करेंगे अफोर्डेबल है कि नहीं। सेकंड आप चेक करेंगे पॉसिबल है कि नहीं, यानी कि बन भी सकता है कि नहीं बन सकता। ये तो नहीं है कि ऐसा कोई सिस्टम आप बनाने जा रहे हैं जो उसका डेटाबेस बन ही नहीं सकता। एंड एक्सेप्टेबल, और या जिन लोगों के लिए आप बनाने जा रहे हैं वो उसको एक्सेप्ट भी करेंगे कि नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें अगर हमारे सिस्टम के अंदर होंगी तो हम कहेंगे कि हमारा सिस्टम जो है वो फिजिबल है। ठीक है, फिजिबिलिटी स्टडी क्या होगी हमारे पास कि जिसमें आप अपने सिस्टम को फिजिबिलिटी कंप्लीट उसको चेक करेंगे, और उसमें किन तीन चीज़ों के लिए चेक करेंगे कि वो सिस्टम हमारे पास अफोर्डेबल है, पॉसिबल है और एक्सेप्टेबल है। ये तीन चीज़ें आप चेक करेंगे। ठीक है, अच्छा, उसके बाद है इट इन्वॉल्व्स आइडेंटिफिकेशन एंड सिलेक्शन ऑफ द एरिया, डिटरमाइंस द एरिया ऑफ द प्रोजेक्ट दैट शुड बी स्टार्टेड फर्स्ट। चलें, इन चीज़ों को आप रहने दें। ठीक है, बस ठीक है, इतना ही आप सिर्फ इसमें कर लें कि इसको हम प्रिलिमिनरी एंड इन्वेस्टिगेशन भी कहते हैं। इसमें हम रिक्वायर्ड डेटाबेस को इन्वेस्टिगेट करते हैं और चेक करते हैं कि वेदर द प्रोपोज सिस्टम इज़ अफोर्डेबल, पॉसिबल एंड एक्सेप्टेबल। ये आगे वाली पूरी आप बेशक कहानी जो है वो इसको रहने दें। ठीक है, फिलहाल आप सिर्फ इतना ही कर लें कि फिजिबिलिटी स्टडी हमारे पास क्या चेक करती है कि जो आप डेटाबेस बनाने जा रहे हैं क्या वो हमारे पास अफोर्डेबल है, पॉसिबल है और एक्सेप्टेबल है। ठीक है, थर्ड है हमारे पास रिक्वायरमेंट एनालिसिस। ये तो हो गया हमारे पास फिजिबिलिटी स्टडी। अब है हमारे पास थर्ड है रिक्वायरमेंट एनालिसिस। रिक्वायरमेंट एनालिसिस ये क्या होता है? इज कंडक्टेड टू कलेक्ट द रिक्वायरमेंट फॉर द प्रोजेक्ट। ठीक है, कि आप अपने सिस्टम की रिक्वायरमेंट, यानी कि अब आपको पता चल गया कि आपका सिस्टम, आपने एनालिसिस भी कर लिया, एग्जिस्टिंग सिस्टम भी देख लिया, आपने फिजिबिलिटी स्टडी भी कर ली, यानी कि आपने ये भी चेक कर दिया कि आपका सिस्टम पॉसिबल है, आप उसको अफोर्ड कर सकते हैं, लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे, वो सारी चीज़ें भी आपने चेक कर ली। अब जो नेक्स्ट काम होगा आपका वो ये होगा
कि आप अपने सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स गैदर करेंगे, यानी कि जो डाटाबेस आप बनाने जा रहे हैं उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या क्या चीज़ें उसमें शामिल आपने करनी है, ठीक है। कंडक्टेड टू कलेक्ट द रिक्वायरमेंट्स फॉर द प्रोजेक्ट इंक्लूड्स द पॉसिबल रिक्वायरमेंट फॉर द डाटाबेस एंड द रिक्वायर्ड फंक्शनैलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट। आप इसमें क्या चेक करेंगे, कलेक्ट पॉसिबल रिक्वायरमेंट्स collects possible requirements for and functionalities भी लिखते हैं, and functionalities कि उसमें क्या क्या functions होंगे, functionalities for the database, ठीक है। कि आप जो है possible उसकी requirements जो है वो उनको collect करते हैं and और वो requirement कौन देता है आपको, collect from user आप लिखते हैं कि आप यूज़र से कलेक्ट करते हैं, यानी कि जिन लोगों ने यूज़ करना है वो आपको बताएंगे ना कि सिस्टम में क्या क्या होना चाहिए। जैसे कॉलेज का सिस्टम बना रहे हैं तो जिन कॉलेज वालों ने यूज़ करना है आप उनसे जाके पूछेंगे कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए। तो जो भी आप सिस्टम बनाने जा रहे हैं आप उसके यूज़र से पूछेंगे। जैसे हॉस्पिटल का सिस्टम बनाने जा रहे हैं तो हॉस्पिटल के यूज़र कौन कौन होंगे, और पेशेंट्स हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, वहाँ पे स्टाफ होगा, या अगर कोई डिपार्टमेंटल स्टोर का बना रहे हैं तो वहाँ पे जो सेल्समैन होंगे, या इसके अलावा जो ऑनर होगा, या जो कस्टमर आएंगे वो यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास जो भी सिस्टम को यूज़ करने वाले लोग होंगे उनसे जाके आप पूछेंगे कि आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए इस डाटाबेस में, कि आप इस सिस्टम का डाटाबेस बनाने जा रहे हैं तो आप हमें बताएं कि आपको इस सिस्टम में क्या क्या चीज़ें रिक्वायर हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा प्रोजेक्ट प्लानिंग। ये तो हो गया रिक्वायरमेंट एनालिसिस, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है प्रोजेक्ट प्लानिंग, जिसको आपने डिफाइन करना है। अभी तो हमने यानी कि रिक्वायरमेंट आपने गैदर कर ली है। अब नेक्स्ट हमारा क्या टास्क होगा, प्रोजेक्ट प्लानिंग। अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग एंड स्केड्यूल मस्ट बी डिवेलप्ड टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट सक्सेसफुली। यानी कि आप एक कंप्लीट प्लानिंग डेवलप करते हैं। डेवलप करने का क्या मतलब है कि एक कंप्लीट प्लान बना लेते हैं और उसमें बता देते हैं कि क्या क्या चीज़ें उसमें शामिल होंगी। अब उसमें आप क्या शामिल करते हैं, हार्डवेयर कॉस्ट शामिल करते हैं, यानी कि आप सारी कॉस्ट फैक्टर्स इसमें शामिल करते हैं, ठीक है। आप इसमें लिख दें प्रोजेक्ट प्लानिंग में कि डिवेलप डिटेल्ड प्लान, कि आप एक डिटेल में जो है वो उसको प्लान तैयार कर लेते हैं, ठीक है, प्लान। और इस प्लान में आप क्या शामिल करते हैं, जो लाजमी चीज़ होती है, बहुत सारी चीज़ें आप शामिल करते हैं कि टाइम क्या रखना है, कॉस्ट क्या रखनी है, सारी चीज़ें आप शामिल करते हैं। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो क्या चीज़ है, इंक्लूड्स कॉस्ट। और वो कॉस्ट कौन कौन सी है, हार्डवेयर कास्ट। ज़ाहिर है आपने डाटाबेस बना रहे हैं तो किसी न किसी कंप्यूटर के ऊपर ही बनाएंगे, तो वो कंप्यूटर के लिए आपको हार्डवेयर चाहिए होगा। और सेकंड चीज़ है सैलरीज ऑफ द टीम मेंबर्स, कि ज़ाहिर जो लोग बना रहे हैं, सैलरी ऑफ मेंबर्स, कि जिन लोगों से आप बनवा रहे हैं उनको आपने सैलरी भी तो देनी है ना, पे भी तो देनी है। ऐसे मुफ्त में तो कोई नहीं बना के देगा आपको डाटाबेस, तो वो आपको सैलरी होगी, ठीक है। तो ये उसमें दो इंपॉर्टेंट वो चीज़ें होती हैं जिनको हम कहते हैं प्रोजेक्ट प्लानिंग। कि प्लानिंग में आप अपनी कॉस्ट जो है वो लास्ट में शामिल करते हैं, जिसमें आपको पता चल जाए कि क्या क्या हार्डवेयर की कॉस्ट क्या होगी और टीम की सैलरी क्या होगी, ठीक हो गया। ये हमारे पास आता है प्रोजेक्ट प्लानिंग में। और नेक्स्ट है हमारे पास डाटा एनालिसिस। डाटा एनालिसिस ये क्या होता है, इज इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ एनालिसिस व्हाइल डिजाइनिंग डाटाबेस। इट इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग। इस डाटा एनालिसिस होता है कि आप अपने डाटा को, ये हम पीछे भी पढ़ चुके हैं, आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा था, ठीक है, कि डाटा को आप कंप्लीटली जो एनालाइज करते हैं कि डाटा में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। और उसमें ये तीन चीज़ें, ये फिलहाल आप इनके नाम ही याद कर लें, आगे हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। DFD होता है डाटा फ्लो डायग्राम, यानी कि डाटा को एनालाइज करने के लिए तीन चीज़ें यूज़ होती हैं। एक डाटा फ्लो डायग्राम यूज़ होती है, डिसीजन टेबल्स यूज़ होते हैं, और डिसीजन ट्रीज यूज़ होते हैं, ठीक है, डिसीजन टेबल और डिसीजन ट्रीज, ठीक है। तो आप लिख दें कि दीज थ्री थिंग्स आर रिक्वायर्ड टू एनालाइज डाटा। कौन कौन सी है, DFD यानी कि डाटा फ्लो डायग्राम, ठीक है। नेक्स्ट है डिसीजन टेबल और थर्ड है डिसीजन ट्रीज, ठीक है। ये हम आगे बनाने भी सीखते हैं, हम आगे अगर आप कंप्यूटर साइंस पढ़ते हैं तो उसमें बनाने भी बताए जाते हैं कि कैसे हम डाटा फ्लो डायग्राम या डिसीजन टेबल या डिसीजन ट्रीज बनाते हैं, ठीक हो गया। तो ये कुछ हमारे पास स्टार्ट की टर्मिनोलॉजीज़ हैं जिनके बारे में आपको पता होना लाजमी है। सबसे पहले एनालिसिस हमने पढ़ा है, वो क्या होता है कि आप अपने प्रोजेक्ट को देखते हैं कि उसमें एग्जिस्टिंग सिस्टम कैसे काम कर रहा था, एग्जिस्टिंग सिस्टम को आप एनालाइज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास फिजिबिलिटी स्टडी। आप चेक करते हैं कि आपका सिस्टम अफोर्डेबल, पॉसिबल और एक्सेप्टेबल है कि नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट एनालिसिस है, जिसमें आप अपनी यूज़र से जिन यूज़र्स ने यूज़ करना है उसको, जब जैसे अभी हमने लास्ट चैप्टर में हमने डेफिनेशन पढ़ी थी एंड यूज़र, तो वो जो एंड यूज़र होगा उससे आप क्या करेंगे, अपने
अपने सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रोजेक्ट प्लानिंग, जिसमें आप कॉस्ट शामिल करते हैं, हार्डवेयर कॉस्ट और सैलरीज। और लास्ट है हमारे पास डाटा एनालिसिस, जिसमें आप जो है वो 3 तरह की डायग्राम्स बना सकते हैं, डाटा फ्लो डायग्राम है, डिसीजन टेबल है और डिसीजन ट्रीज है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो कुछ डेफिनेशंस हैं। अब हम आगे आ जाते हैं जो कि मेन हमारे इस चैप्टर का पार्ट है, डाटा मॉडलिंग। इसकी हम थोड़ी सी डेफिनेशन पढ़ते हैं कि डाटा मॉडलिंग क्या होती है। डाटा, इस पूरे चैप्टर में आपकी जो बेसिक चीज़ है वो यही है, डाटा मॉडलिंग, और इस मॉडलिंग आप करते कैसे हैं वो हम सीखेंगे, ठीक है। अच्छा, आ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट इवेंट एंड देयर एसोसिएशन इज कॉल्ड मॉडल, ठीक है। मॉडल हेल्प्स द यूजर टू अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट। द डाटा मॉडलिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग डाटा ऑब्जेक्ट्स एंड रिलेशन बिटवीन देम। ये इसकी डेफिनेशन है जो कि आपने याद करनी है। क्या डेफिनेशन है? मॉडल किसको कहते हैं? रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स इवेंट्स एंड देयर एसोसिएशन, ठीक है। क्या होती है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स, यानी कि जो एक्चुअल आप क्या करेंगे कि कोई भी चीज़ ले लेंगे, जैसे हमने कॉलेज ले लिया तो अब कॉलेज की को हम रिप्रेजेंट करेंगे कि कैसे कॉलेज के अंदर क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट का क्या मतलब? ऐसी चीज़ें जो कि असल दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं। ये नहीं कि आप डाटा मॉडलिंग में कोई ऐसी चीज़ ले रहे हैं जो कि कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करती, ठीक है। कोई अफसानवी चीज़ नहीं लेते हैं आप, इसमें ऐसी चीज़ें लेते हैं जो कि हमारे पास असल दुनिया में रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। तो वो रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, कोई इवेंट भी हो सकता है, ठीक है। इवेंट एंड देयर एसोसिएशन, कि उनका आपस में ताल्लुक क्या है, एंड देयर एसोसिएशन, ठीक है। कि हमारे पास रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट, इवेंट्स एंड देयर एसोसिएशन, इसको हम कहते हैं मॉडल। और डाटा मॉडल भी हमारे पास यही होता है कि आप क्या करते हैं, डाटा ऑब्जेक्ट्स और डाटा इवेंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं और उनके एसोसिएशन बताते हैं, ठीक है। ये तो जनरल मॉडल की डेफिनेशन है ना, कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट, इवेंट्स एंड देयर एसोसिएशन, ये मॉडल होता है। और जो हमारे पास डाटा मॉडल होता है, डाटा मॉडलिंग हम पढ़ रहे हैं, तो वो हमारे पास हो जाएगा डाटा ऑब्जेक्ट्स, डाटा इवेंट्स एंड देयर एसोसिएशन या रिलेशनशिप्स, ठीक है। अब आगे इंग्रेडिएंट्स ऑफ डाटा मॉडलिंग के, मॉडलिंग के अंदर डाटा मॉडलिंग में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं? 3 बेसिक चीज़ें होती हैं, एंटिटी, एट्रीब्यूट और रिलेशनशिप। पहली चीज़ है एंटिटी। चलें पहले एंटिटी पढ़ लेते हैं हम। एंटिटी क्या होती है? एनीथिंग दैट इज पार्टिसिपेटिंग इन द सिस्टम। कोई भी चीज़, फॉर एग्जांपल कॉलेज का अगर हम सिस्टम ले रहे हैं तो कॉलेज की एंटिटीज़ क्या क्या हो जाएंगी? एंटिटी असल में हमने पीछे पढ़े थे ना, आपने बनाने सीखे कि टेबल होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको कहा था, जो हमने टेस्ट दिया था एक, मैंने आपको कहा था कि बेकरी का डाटाबेस बनाएं, ठीक है। तो अब बेकरी के डाटाबेस में मैंने आपको सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा था, आप टेबल्स आइडेंटिफाई करते हैं। टेबल्स ही को असल में हम एंटिटी कहते हैं, ठीक है। कि वो जो आप टेबल आइडेंटिफाई करते हैं ना, कि कौन कौन से टेबल होंगे, आप बेकरी के डाटाबेस में सेल्समैन का टेबल होगा, कस्टमर का होगा, इसके अलावा जो आइटम्स होते हैं, ठीक है, उनका होगा, या ऑर्डर है उसका टेबल होगा, ठीक है। तो वो जो आप चीज़ें आइडेंटिफाई करते हैं उसको हम कहते हैं एंटिटी। इसी तरह कॉलेज का अगर आप बना रहे हैं तो कॉलेज की एंटिटीज़ कौन कौन सी होंगी? जो कॉलेज के डाटाबेस में पार्टिसिपेट करेंगे, यानी कि स्टूडेंट हो जाएगा, उसका स्टाफ हो जाएगा, टीचर्स हो जाएंगे, प्रिंसिपल हो जाएगा, वो हमारे पास जो है वो कॉलेज का एंटिटी हो जाएंगी, ठीक है। एंटिटी क्या होती है? एनीथिंग दैट इज़ पार्टिसिपेटिंग इन द सिस्टम इज़ नोन एज डाटा एंटिटी और ऑब्जेक्ट, ठीक है। फिलहाल हम इनकी डेफिनेशन ही करते हैं, आगे हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास एट्रीब्यूट। एंटिटी तो हमारे पास ये हो गया कि जो भी चीज़ सिस्टम के अंदर पार्टिसिपेट कर रही होती है उसको हम एंटिटी कहते हैं। सेकेंड चीज़ क्या है? एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट होता है द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंटिटी। इस एंटिटी के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? एट्रीब्यूट कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे हमने एंटिटीज़ ले ली, फॉर एग्जांपल कॉलेज की हमारे पास एंटिटी है, टीचर आ गया, स्टूडेंट आ गया, ये हमारे पास इसकी एंटिटीज़ हैं। अब इन एंटिटीज़ के आगे से कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि जो हमने टेबल बनाए थे, जो उनमें हमने कॉलम्स लिए थे, फील्ड्स ली थी, वो इसके एट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास असल में एंटिटी क्या होती है? टेबल होता है, और ये जो एट्रीब्यूट होता है ये हमारे पास फील्ड्स होती हैं, इनके जो कॉलम्स आप लिखते हैं। तो टीचर की आप फील्ड्स हमने बताई थी, टीचर की फील्ड्स कौन सी होंगी? टीचर की आईडी हो जाएगी, सैलरी हो जाएगी, टीचर का नेम हो जाएगा, ठीक है, उसकी क्वालिफिकेशन हो जाएगी, ये हमारे पास टीचर के एट्रीब्यूट्स हो जाएंगे। इसी तरह स्टूडेंट के अलग से एट्रीब्यूट, यानी कि हर किसी के आप अलग अलग एट्रीब्यूट मेंशन करते हैं, ठीक है। और थर्ड चीज़ है हमारे पास रिलेशनशिप। ये हमने अभी तक नहीं पढ़ा, ये नई चीज़ होगी आपके लिए। एंटिटी भी हम पीछे देख चुके हैं, टेबल होता है और एट्रीब्यूट फील्ड्स होते हैं, ठीक है। और रिलेशनशिप होता है लॉजिकल कनेक्शन बिटवीन डिफरेंट एंटिटीज़ के। मैंने बहुत सारी एंटिटीज़ बनाई हैं, टीचर की है, स्टूडेंट की है, उनके एट्रीब्यूट्स भी लिख दिए, उनके रिकॉर्ड्स भी लिख दिए, सारा कुछ हो गया।
अब मैंने उनका आपस में रिलेशन भी बताना है, क्योंकि वो एक ही डेटाबेस से ताल्लुक़ रखते हैं, तो जो हमारे पास उनका लॉजिकल कनेक्शन होता है। लॉजिकल कनेक्शन मतलब है कि आपने किसी रीज़न की बेस पे उनका कनेक्शन बनाना है। ये नहीं कि आपने ऐसे ही उनको किसी भी लाइन लगा दी कि ये दोनों आपस में कनेक्टेड, ऐसे नहीं। अब जैसे स्टूडेंट और टीचर का आपने क्या रिलेशन बनाना है कि टीचर टीचर स्टूडेंट, ये रिलेशन होगा ना कि टीचर जो है वो स्टूडेंट को टीच करता है, तो ये हमारे पास आपने एक लॉजिकल रिलेशन बनाना है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं कि हमारे पास इनके बीच में रिलेशनशिप है। तो ये 3 चीज़ें हैं, इनको हम आगे भी जो है वो डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे आप जो है वो इन चीज़ों को डिफ़ाइन करते हैं, बनाते कैसे हैं, कोई सिस्टम आ जाए उसकी आपने ये डायग्राम कैसे बनानी है। ठीक हो गया, तो इतना फ़िलहाल आज के लिए काफ़ी है, कल हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू।